नमस्कार साथियों, मैं रोहित मुकुल प्रगति पथ चैनल में आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज सहायक संधि को देखेंगे। बहुत दिन से सोच रहे थे ये टॉपिक जो है पिछुआ रहा था सहायक संधि वाला, तो हम लोग देखेंगे सहायक संधि भारत में सबसे पहले किसने शुरू किया और इसको व्यापक रूप से किसने चालू किया है। सहायक संधि में क्या था, राजे रजवाड़े के साथ अंग्रेजों ने यह किस तरह से सहायक संधि को लागू करता है और इसके प्रभाव, कारण, परिणाम सारे बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। और यदि आप अभी तक मेरे चैनल प्रगति पथ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरह से हम लोग आधुनिक भारत के एक एक टॉपिक को होले होले से क्लियर करते रहें। आइए हम लोग देखते हैं सहायक संधि। सहायक संधि के नाम से जाना जाता है वेलेस्ली को। किसको जाना जाता है? वेलेस्ली को। लॉर्ड वेलेस्ली को जाना जाता है मेरे भाइयों। और यह कब से कब तक आया था तो कहिएगा 98 में, 1798 से 5 तक, 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल रहता है। यह व्यापक रूप से, क्या व्यापक रूप से सहायक संधि को भारत में लागू करता है। क्या इसे जन्मदाता कहा जाएगा? नहीं। सहायक संधि इससे पहले भी बहुत सारे गवर्नर ने किया है, जैसे कर्नवालिस भी किया है या वारेन हेस्टिंग को भी देखा जाए तो भी सहायक संधि को कुछ छिटपुट रूप में, लेकिन व्यापक रूप में सहायक संधि किसने किया? तो वेलेस्ली ने किया। और शुरुआत किसने किया? हाँ, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। कर्नाटक युद्ध में डुप्ले को पढ़े हैं ना, बहुते काम कर्नाटक युद्ध में तो महत्वपूर्ण भूमिका डुप्ले के ही रहता है। तो शुरुआत जो किया था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा। किसके द्वारा? डुप्ले के द्वारा। और डुप्ले कब आया था? तो इसका कार्यकाल आप देखिएगा 1742 में आया था और 1754 में जाता है, जब आपको कर्नाटक युद्ध सेकंड जो है उसका समापन होता है 54 में। उसी समय इसको बुला लिया जाता है फ्रांस। तो शुरुआत किसने किया था? शुरुआत किया था इसी ने। क्या किया था? सहायक जैसे संधि हो रहे थे उसकी शुरुआत किया था। इसमें होता क्या था कि राजाओं के साथ सहायता करने के लिए एक दूसरे के सहायता करेगा। देसी रियासत अंग्रेजों को सहायता करेगा और अंग्रेजी रियासत यूरोपीय कंपनी जो भी था, या फ्रांसीसी करता था या अंग्रेज करता था, तो ये कंपनी जो है इसकी सेना किसी भी मुद्दे पर जरूरत पड़ेगा, तीसरी अगर शक्ति कोई हस्तक्षेप करता है, युद्ध करता है, तो उसमें सहायता करेगा देसी रियासत को अंग्रेज। और अंग्रेज को कौन सहायता करेगा? देसी रियासत। यानी एक दूसरे को सहायता करने के लिए एक संधि होती है जिसे सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। तो शुरुआत में डुप्ले ही चालू किया था, बाद वेलेस्ली को देखा जाता है। इसने बहुत सारे देसी रियासत छोटे मोटे जितने भी थे लगभग देखा जाए तो अधिकांशतः भागों पर वेलेस्ली जो है सहायक संधि को लागू करता है। इसके पीछे क्या कारण थे? तो सबसे पहला देखा जाता है कि भारत में और ब्रिटेन में, जरा देख लीजिएगा, राज्य विस्तारवादी नीति था। इसके पीछे का उद्देश्य राज्य विस्तारवादी नीति रहता है। उसी के अंतर्गत सहायक संधि को लागू किया जाता है भारत में। विस्तार करने के लिए तो युद्ध भी होते हैं, संधियां भी होती है, कूटनीतियां भी युद्ध के तहत देखिएगा तो आंग्ल युद्ध हम बहुत सारे पढ़ाए हुए हैं। आंग्ल युद्ध, विस्तारवादी नीति में युद्ध भी होता है, संधियां भी होती है। युद्ध में देखिएगा तो कई आंग्ल युद्ध हुए हैं। कूटनीति को भी देखा जाता है इसी के अंतर्गत। कूटनीति
उसके बाद संधियां में देखिएगा तो कई छोटे मोटे संधियां भी होती है। सहायक संधि आता है, ये तो विस्तार संधि थी। सहायक संधि, छोटे मोटे भी कई संधियां की जाती है। उसके अंतर्गत देखिएगा तो राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति जो डलहौजी के द्वारा लाया जाता है, लॉर्ड डलहौजी। सहायक संधि में वेलेजली को देखते हैं। तो ये तमाम बिंदुआं किसकी है? भारत में विस्तारवादी नीति का परिणाम है। युद्ध से भी विस्तार कर रहा है, संधि के तहत भी विस्तार कर रहा है। और ये सब करना क्यों पड़ रहा है? तो सिचुएशन देखिएगा, यूरोप में पुनर्जागरण हो चुका है और यूरोप में दो शक्तियां खास करके फ्रांस और ब्रिटेन आपस में भिड़ी रहती है। फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का, नेपोलियन बोनापार्ट शक्ति काफी विस्तारित हो रहा था। अन्य यूरोप कंट्री में नेपोलियन बोनापार्ट अपना विस्तार काफी रफ्तार से बना रहा था, उपनिवेश वहां भी बना रहा था। और इसी के सहायता से, यानी फ्रांस का था, यानी कह सकते हैं कि फ्रांस के सहायता से ही अमेरिका को क्या मिला? आजादी मिलता है। फ्रांस की सहायता से अमेरिका आजाद हुआ। कब? तो 1776 में, 1776 में आजाद हो जाता है। इसी डर से ब्रिटेन का वहां पर कॉलोनी बसाया गया था अमेरिका में। फ्रांस सपोर्ट कर देता है, जिसके चलते अमेरिका हाथ से निकल जाता है ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन का घाटा हुआ था। क्या हुआ था? घाटा हुआ था। इसीलिए ब्रिटेन का भारत में भी क्या रहता है? वर्चस्व रहता है। उस समय कंपनी के माध्यम से बहुत अधिक जो था हस्तक्षेप था भारत में। इसीलिए ब्रिटेन भारत हाथ से ना निकल जाए उसके लिए कई जो है संधियां कर करके और उसको अपना जो है साम्राज्य को विस्तार देने में काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। यहां पर देखिएगा तो भारत हाथ से ना निकल जाए, अमेरिका तो निकल गया ब्रिटेन के हाथ से, लेकिन भारत हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि अगला टारगेट जो था नेपोलियन बोनापार्ट का भारत ही था। नेपोलियन बोनापार्ट चाहता था कि जहां जहां भाई फ्रांसीसी कॉलोनी है वहां से अंग्रेजों को उखाड़ फेंका जाए। तो भारत में था, वांडीवास के युद्ध में वैसे भी फ्रांसीसी को काफी जो है कि हार का सामना करना पड़ता है, राजनीतिक कैरियर समाप्त कर दिया जाता है 1760 में, जिसके लिए नेपोलियन बोनापार्ट अगला टारगेट भारत रखता है। और उसी के लिए यहाँ पर भारत में अपना शक्ति मजबूत करने के लिए ब्रिटेन क्या करता है? कई संधियां, कई नियम और कई कूटनीति तरीके से यहाँ पर अपना राज्य को बढ़त बनाता है, क्षेत्र पर बढ़त बनाता है। कई राजे रजवाड़े के साथ संधियां करके मिला करके उसको रखता है ताकि हमको फ्रांस से लड़ना हो तो बफर जोन का काम करे। ये सब छोटे छोटे स्टेट हैं जो भी बफर जोन का काम करे और हम महत्वपूर्ण टक्कर दे सके। इसके लिए ब्रिटेन जो है सहायक संधि को भारत में लागू करता है। यानी ब्रिटेन के जो गवर्नर आएंगे, वेलेजली जो है विस्तार रूप देता है। उस समय आप सिचुएशन को समझ गए हैं। अमेरिका हाथ से चला गया है, भारत को हाथ से नहीं जाने देता है, और इसीलिए रोकने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट का यहाँ पर सहायक संधि की जा रही है। कहा जाता है कि भारत के जो मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान था, उसका सीधे डायरेक्ट संबंध नेपोलियन बोनापार्ट से था, और वह कई जो है विदेश नीति और यूरोपीय जो टेक्निक से जो हथियार वगैरह बनते थे,
तो डीलिंग हो चुका था। अब आने ही वाला था यहाँ पर मैसूर राज्य में नेपोलियन, जिसके डर से जो है कि यहाँ पर सहायक संधि को किया जाता है। लेकिन क्या करिएगा, देखिएगा कि अगले ही साल 98 में आता है ये, और 99 में जो है मैसूर के शासक जो रहते हैं टीपू सुल्तान, उसकी हत्या हो जाती है आंग्ल मैसूर फोर्थ युद्ध 1799 में, और जिससे नेपोलियन का संपर्क टूट जाता है। बहुत सहायक संधि जो है बहुत सिद्ध होता है, कारगर यहाँ पर साम्राज्यवादी विस्तार को बढ़ाने में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उस समय सिचुएशन क्या था भारत का। हो समझे ना पैनी तोहर असली इरादा, रूपवा के जाल में धर गई दादा। तो भारत का सिचुएशन उस समय जब वेलेजली आया था 1798 में, तो क्या रहा होगा, आइए हम लोग एक नज़र देखते हैं। ये हमारा आपका प्रायद्वीपीय भारत है, और इसमें देखिएगा खास करके तो ये बंगाल में आते हैं गवर्नर जनरल बनकर के, बंगाल का गवर्नर जनरल। हाँ, वारेन हेस्टिंग के समय से ही गवर्नर जनरल का पद बन गया था। तो वेलेजली आते हैं, और आते आते ही इन्होंने 1798 में ही सहायक संधि को लागू कर देता है। बंगाल में तो बिहार उड़ीसा सब एक में माना जाता है। बगल में आपका अवध है, यहां पर आपको देखिएगा तो दिल्ली है। कुछ याद आ रहा है? इस क्षेत्र में 2 युद्ध हुए हैं। बंगाल में पलासी के युद्ध से अंग्रेजों का, पलासी के युद्ध से हस्तक्षेप बढ़ गया है, और बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी जो है बक्सर के युद्ध से ले रहे हैं, बक्सर के युद्ध से ले रहे हैं 1764। तो अंग्रेजों का यहां भी क्या है, बढ़त है क्षेत्रों पर। यहां पर आप देखिएगा तो मैसूर है, यहां पर क्या है, मैसूर। तो मैसूर के साथ भी जब वेलेजली आता है तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा कई युद्ध लड़ चुके होते हैं। मैसूर के साथ आंग्ल 4 युद्ध होता है। आंग्ल युद्ध जो होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध, टोटल 4 गो हो चुका होता है। पहला 1767 से 69 तक, और इसमें संधि कौन सी हुई है, तो पहिलका मैसूर युद्ध में जो संधि होती है मद्रास की संधि होती है। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध आपको 1780 से लेके 84 तक चलेगा, और थर्ड जो है 1790 से 92 तक, और फोर्थ जो है 1799 में होगा। इसमें कौन कौन सी संधियां हुई हैं, तो इसमें मंगलौर की संधि हुई है, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है, श्रीरंगपट्टनम की, और चौथा में टीपू सुल्तान जो है मारा जाता है तो सहायक संधि हुई है। उससे पहले देखिएगा तो कर्नाटक के क्षेत्र में भी कई युद्ध हो चुके थे। उत्तराधिकारी के लिए 3 युद्ध हो चुके थे। ये तो 99 में होगा, लेकिन जब वेलेजली आया था तो 3 युद्ध मैसूर के साथ हो चुका था, और 3 युद्ध कर्नाटक के साथ भी हो चुका था। कर्नाटक के साथ भी 3 युद्ध हो चुका था। फर्स्ट जो हुआ है 1700 आपको 46 से 48 तक। सेकेंड जो होता है आंग्ल कर्नाटक युद्ध
46 से 48 तक लगातार 49 से आपको 54 तक केवल एगो 55 गैप रहेगा, और 1756 से 63 तक इसमें जो संधि हुई है विराम के लिए, युद्ध के विराम के लिए, एला सापल की संधि, एला सापल की संधि हुई है। दूसरका जो हुआ है पांडिचेरी की संधि हुई है, पांडिचेरी की संधि। और तीसरका के लिए पेरिस की संधि, पेरिस की संधि होता है। कब कब हुआ था? तो लास्ट में 48 में हुआ था ये, 1748 में। ये लेकिन 54 में नहीं हुआ था, 1755 में जब नया गवर्नर आता है तब होता है फिर पांडिचेरी की संधि। 54 में तो डुप्ले चला गया था, 55 में हुआ था, और ये होता है 1763 में। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ हैदराबाद है, हैदराबाद से पहले भी डुप्ले के साथ संधि हो चुकी थी, लेकिन यहाँ भी सहायक संधि भी हैदराबाद के साथ। सबसे पहला जो था हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद में कौन रहते थे? तो निजाम लोग रहते थे, निजाम के साथ संधि होती है। सबसे पहला संधि हैदराबाद के निजाम के साथ कब? आते आते 1798 में ही लागू किया था, और 1798 में पहला जो है देसी रियासत हैदराबाद के निजामों ने सहायक संधि को स्वीकार करता है। याद आया, बहुत बार क्वेश्चन आएगा, सहायक संधि वेलेजली के द्वारा जो लगाया गया था उसको सबसे पहले कौन सा राज्य भारतीय स्वीकार करता है? तो हैदराबाद के निजामों ने 1798 में ही सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। और दूसरा कौन था? तो 1799 में मैसूर। मैसूर में टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद अडियार वंश के एक छोटे से बालक को वहां पर बैठा दिया जाता है गद्दी पर, और उससे सिग्नेचर करा लिया जाता है सहायक संधि पर। तो दूसरा का राज्य कौन सा हो गया सहायक संधि वाला? दूसरा राज्य हो गया 1799 में आपको मैसूर हो गया। और 99 में ही यहाँ पर देखिएगा तो तंजौर है, तंजौर को भी 1799 में ही सहायक संधि को स्वीकार करा लिया जाता है। और देखिएगा ऊपर में आइएगा तो यहाँ पर मराठा का ये क्षेत्र रहता है। तो मराठा में कई भागों में बढ़ चुका था मराठा। पूना में जो था पेशवा लोग रहते थे। पूना में कौन रहते थे? पेशवा। पेशवा में जो रहता है रघुआ के बारे में आपको मालूम होगा। हाँ, उसी के कारण तो युद्ध हुआ है, आंग्ल मराठा युद्ध। देखिएगा तो 3 गो मराठा युद्ध आंग्ल भी हुआ है, लेकिन वेलेजली के आने से पहले एक बार हो चुका है। फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध, 2 गो है जो बाद में होगा। वेलेजली के कार्यकाल में जो है दूसरका होगा, और तीसरका जो है लास्ट में होता है। आंग्ल मराठा युद्ध पहिलका आपको हुआ था 1775 से लेके 82 तक, जिसमें साल बाई की संधि होती है। साल बाई की संधि से 82 में समाप्त किया जाता है। सेकेंड जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो 1803 से लेके 1805, 1803 से 5 यह जो काल वेलेजली का रहेगा, वेलेजली के टाइम में होता है। और थर्ड जो है इसमें कई संधियां होती है। सेकेंड जो मराठा आंग्ल मराठा युद्ध है उसमें मराठा के सभी, गायकवाड़ हो, पूना में पेशवा हो, या सिंधिया हो, या होलकर हो, सबके साथ, हाँ याद रखिएगा गायकवाड़ के साथ नहीं हुआ है। गायकवाड़ जो बड़ौदा में रहते थे वह अपने आप को अलग रखे थे इस युद्ध को, तो गायकवाड़ के साथ कोई संधियां नहीं होती है। लेकिन उसको छोड़ करके पेशवा के साथ हुई है, सिंधिया के साथ हुई है, भोसले के साथ हुई है, होलकर के साथ हुई है, ये चारों के साथ हुई है
सेकंड वाला में संधि, लेकिन उसमें किसके साथ युद्ध और संधि नहीं होता है, तो गायकवाड़, जो बड़ौदा में गायकवाड़ रहते हैं उसकी साथ कोई संधि नहीं होती है। और अंत में देखिएगा तो एक युद्ध का जो है गुस्सा निकलता है, क्योंकि सहायक संधि में जो है ना कहा गया था एक दूसरे को सहायता करेंगे, लेकिन होता क्या है कि देसी रियासत अंग्रेजों के अधीन में आ जाता है, उसके मान प्रतिष्ठा समाप्त हो जाता है, जिसके तहत गुस्सा के रूप में जो है एक युद्ध निकलता है 1817 से 1819 तक। 1817 से 19 तक थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है 2 साल, और 1803 से 1805 तक ये दूसरा हुआ है, और पहिलका हुआ है 1775 से 82 तक। ये 20 साल तक लगभग शांति काल चलता है, शांति काल चलेगा 20 साल तक, यानी कि मराठा और अंग्रेज के बीच कोई युद्ध नहीं होता है। साल बाई की संधि के तहत 20 साल शांत रहेगा, ये दोनों आपस में भिड़ता नहीं है। तो पूरा में पेशवा रहता है, और उसके बाद इधर सटले देखिएगा तो इंदौर में होलकर, इंदौर में होलकर ये आता है, याद रख ले रहिएगा। इंदौर में होलकर रहते हैं। यहाँ नागपुर में देखिएगा तो भोसले, नागपुर में भोसले, यहाँ देखिएगा ग्वालियर, ग्वालियर में कौन रहते हैं, सिंधिया, ग्वालियर में सिंधिया लोग रहते हैं। ये है बड़ौदा का क्षेत्र, बड़ौदा में गायकवाड़ रहते हैं। यही एक जो है गायकवाड़ जिसके साथ अंग्रेज नहीं भिड़े हैं, ये अपने आप को अलग रखते हैं, बाकी ये सबके साथ संधि भी हुई है। सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई है। यहाँ देखिएगा इंदौर के साथ तो राजपुर घाट की संधि हुई है। नागपुर के साथ देखिएगा भोसले जो रहते हैं तो उनके साथ जो संधि हुई है उसे देवगांव की संधि कहा जाता है। भोसले के साथ देवगांव की संधि, होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि, और सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है। तो ये अलग अलग संधि होती है। और पेशवाओं के साथ सूरत की संधि होती है। ये कब होती है संधियां, तो सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध जब वेलेस्ली आता है तो सबके साथ अलग अलग संधियां करता है। तो उस समय सिचुएशन आप देख चुके हैं कि आंग्ल कर्नाटक युद्ध भी हो चुका है वेलेस्ली के आने से पहले, 3 गो मैसूर में भी हो चुका है, चौथा वेलेस्ली ही करेगा। चौथा कौन करेगा, वेलेस्ली के कार्यकाल में होता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कभी कभी मिलान करने के लिए आता है। आंग्ल मैसूर युद्ध फर्स्ट के समय भारत में बंगाल के क्षेत्र में गवर्नर जनरल कौन थे, तो नाम आता है बरेलास्ट का, बरेलास्ट उस समय गवर्नर थे बंगाल का। ये सेकंड जब होता है युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध सेकंड जब होता है तो वारेन हेस्टिंग्स रहते हैं। थर्ड के समय ये देखिए कर्नवालिस का टाइम है, कर्नवालिस रहते हैं। और फोर्थ जब आंग्ल मैसूर युद्ध होगा 1799 में तो वेलेस्ली रहते हैं। मिलान करने वाला आ जाए तो छोड़िए नहीं। तो वेलेस्ली ने सबसे पहले किसके साथ सहायक संधि की, तो निजाम के साथ, हैदराबाद के निजाम के साथ, हैदराबाद के निजाम के साथ, एकदम रट लीजिए, पहला सहायक संधि हैदराबाद के निजाम के साथ। वेलेस्ली जब आता है भारत में तो छोटे मोटे कई देशी रियासत के साथ सहायक संधि करता है। यदि उसमें अगर क्रम पूछ दे तो आपको सही क्रम याद रखिएगा, सही क्रम जो है सहायक संधि का याद रखिएगा। वेलेस्ली वाला पहिल का आपको भी जानकारी है कि पहले 98 में आया था, 98 में हैदराबाद के निजाम ने कर लिया था सहायक संधि पर हस्ताक्षर। दूसर का 1799 में
जब टीपू सुल्तान मारा जाता है तो वहां पर मैसूर में होता है सहायक संधि, मैसूर में होता है, और मैसूर के अलावा 99 में ही तंजौर में भी होता है, तंजौर में भी सहायक संधि होता है। तीसरा 1800 में देखिएगा तो पुनः दोबारा हैदराबाद के साथ करेगा। कुछ बातें छूट गई थी सहायक संधि में, उसे जोड़ देता है। अच्छा से सहायक संधि बरियारे फिर से करता है हैदराबाद में दोबारा, यानी पुनः हैदराबाद। या ऑप्शन में आपका निजाम रहे तो निजाम भी मारिएगा। क्वेश्चन आएगा कि वेलेस्ली ने 2 बार सहायक संधि किसके साथ किया, तो हैदराबाद के निजामों के साथ, हैदराबाद के निजामों के साथ। 1801 में किससे करता है, तो 1801 में आपको अवध के साथ करता है, अवध के नवाब के साथ करता है 1801 में। 1802 में देखिएगा तो इसमें अलग अलग, मराठा नहीं कह सकते हैं, सबके साथ अलग अलग संधियां हुई है मराठाओं में। तो 1802 में आपको पूना के पेशवा तो प्रधान होते थे मराठा का, तो पूना के पेशवा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद 1803 में देखिएगा तो 3 में आपका ये नागपुर के भोसले के साथ करता है, भोसले रे भोसले। और उसके बाद देखिएगा 1804 में, तो 1804 में आपको सिंधिया के साथ भी कर लेता है। किसके साथ कर लेता है, सिंधिया के साथ कर लेता है, सिंधिया के साथ कर लेता है। और 1805 में ये चला जाता है, कहाँ चला जाता है, गवर्नर जनरल के पद से ही चला जाता है। इस तरह से सिंधिया के अलावा और भी कई जो है क्षेत्रों के साथ वेलेस्ली ने सहायक संधि किया था। जैसे आपको जयपुर याद रखना है, जयपुर के साथ भी किया था। जयपुर के अलावा जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, बूंदी हो गया, बूंदी में भी किया था। ये सारे जो है सहायक संधि वेलेस्ली के द्वारा किया जाता है। सहायक संधि था क्या, सहायक संधि में जो प्रावधान थे, एक तरह से कहा जाता है कि इतना वर्चस्व अंग्रेजी कंपनी का धीरे धीरे बढ़ने लगा था कि वह अब युद्ध करके अपने साथ नहीं मिलाना चाहता था, क्योंकि युद्ध में बहुत सारे खर्च आते थे, सेनाओं में नुकसान भी आता था। उस खर्च को, युद्ध के खर्च को बचाना चाहता है और देखता है कि मैं यहाँ भारत में इतना मजबूत हो गया हूँ कि अब युद्ध करके हम जीतेंगे फिर संधि करेंगे, नहीं, डायरेक्ट हम संधि करेंगे। जैसे आप देखे होइएगा कि राजा रामचंद्र जी के लिए अश्वमेघ यज्ञ होता है, उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है। उसमें कहानी क्या रहता है कि अब जिसको राजा रामचंद्र जी की स्वाधीनता स्वीकार्य नहीं है वो घोड़ा को पकड़ेगा। घोड़ा को हर एक राज्य में घुमाया जाता था, उनके साथ सैनिक रहते थे, और जो राजा उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करते थे घोड़ा को पकड़ते थे। उसके बाद क्या किया जाता था, युद्ध किया जाता था। युद्ध करने के बाद फिर संधि होती थी। तो देखता है कि हम सबके साथ युद्ध करेंगे, फिर अपने संधि को लागू करवाएंगे, उसके साथ संधि करेंगे, तो उसमें खर्च आ रहा है। उस खर्च को बचा करके अधिकतर लोग तो ऐसे ही अधीनता को स्वीकार कर रहे हैं। सहायक संधि को अंग्रेजों के द्वारा जो लागू किया गया है, ऐसे ही बिना युद्ध किए ही स्वीकार कर सकते हैं, तो युद्ध करने की क्या जरूरत है। तो वही है, एक तरह से समझिए कि घोड़ा छोड़ा जा रहा है। सहायक संधि क्या है, एक घोड़ा छोड़ा जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। जो हस्ताक्षर करेगा उसके साथ संधि हो जाएगी, जो हस्ताक्षर नहीं करेगा उसके साथ लड़ करके, युद्ध करके उस पर सहायक संधि को थोपा जाएगा। उसमें था क्या, प्रावधान क्या था सहायक संधि में, तो आइए हम लोग देखते हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले राज्य की सुरक्षा जो होगा, अब आपका जो देसी रियासत जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा जो करेगा अंग्रेजी सेना करेगी। कौन सी सेना करेगी, अंग्रेजी सेना करेगी। भय दिखाया जा रहा था राजा को कि फ्रांसीसी है या अन्य तीसरी राज्य है जो आप पर आक्रमण कर रहा है, हम आपको मदद करेंगे, उस समय
हमारी सेना जो है काफी कुशल है, प्रशिक्षित है, हमारे पास तोप है, हथियार है, बम है, बारूद है। ये सब का लालच और भय दिखा करके उनके साथ क्या कहा जाता था कि तीसरी शक्ति यदि आक्रमण करती है तो मैं आपको मदद करूंगा, क्योंकि अंग्रेजी सेना क्या है, काफी कुशल है, प्रशिक्षित है। यानी कि राज्य की सुरक्षा अंग्रेजी सेना करेगी। तो अब कहिएगा कि सर जी जो राजा रजवाड़े की सेना थी उसको क्या किया जाएगा, उसको भंग कर दिया जाएगा। हाँ, उसमें जो अच्छे लोग थे, जो तोप चलाना जानते थे या जो कुशल लड़ाकू थे, तेज तर्रार, उसको रखा जाएगा, सेना के अंदर भर्ती किया जाएगा। यानी कि देसी राजाओं की सेना भंग कर दिया जाता था और अंग्रेजी सेना का गठन होता था, अंग्रेजी सेना का गठन होता था। दूसरी नंबर चीज कि सेना इतनी बड़ी मान के चलिए गठन हो गया, तो उसका खर्च कहां से आएगा? तो खर्च जो है देसी रियासत जो क्षेत्र में गठन हो रहा है जिस राजा के यहाँ, वही देंगे। वह दो रूपों में दे सकते हैं सेना का खर्च। पहला तो नगदे नारायण, जो छोटे छोटे देसी रियासत थे उसे कहा जा गया नगदे दीजिए, और जो बड़ी रियासत थी उससे कहा गया कि आप नगद देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और न मन है तो एगो क्षेत्र दे दीजिए, जिससे राजस्व वसूल करके सेना का खर्च निकाला जाएगा। अब वह कैसा क्षेत्र दीजिए? विवादित नहीं, अविवादित, यानी पूर्ण जो आपका अधिकार है, पूर्ण प्रभुता संपन्न, पूर्ण प्रभुता संपन्न जो आपका क्षेत्र है उसको दे दीजिए। वहां से राजस्व आएगा, टैक्स हम लोग लगाएंगे और उस टैक्स से अपने मन से टैक्स लगाएंगे, वसूलेंगे और उसी टैक्स से सेना का खर्च निकलेगा। क्योंकि सेना का जो है कि गठन करना है, बहुत सारा बजट आएगा हथियार बनाने के लिए, तोप बनाने के लिए, बम बनाने के लिए, तो सब बजट कहां से आएगा? पैसा आना चाहिए तभी तो बजट का कार्य होगा। तो टैक्स हम लोग लगाएंगे उसी टैक्स के साथ। और कहा जाता है कि नगद भी जो देते थे तो इतना ये लोग ना तमाम भरी अपनी भी खर्चा उसमें जोड़ करके सेना के ही नाम से निकाल लेते थे। यानी कि आर्थिक दोहन करते हैं। इस दौरान अंग्रेज क्या करते हैं? आर्थिक दोहन करते हैं, देखिएगा। लेकिन अभी हम लोग प्रावधान पढ़ रहे हैं तो बाद में परिणाम पता चलेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन प्रावधान में देखिएगा तो कहा गया था कि सेना का खर्च नगद दे सकते हैं, या आप पूर्ण प्रभुता संपन्न कोई क्षेत्र है तो उस क्षेत्र को आप दे दीजिए, वहां से टैक्स वगैरह वसूल के हम ले कर लेंगे, सेना का खर्च निकाल लेंगे। और विदेश नीति में देखा जाए तो विदेश नीति को अपने हाथ में ले लिया जाता है। सहायक संधि के द्वारा जो भी राजा के विदेश नीति होगा वह विदेश नीति कौन करेगा? तो कंपनी करेगी, अंग्रेजी कंपनी करेगी। इसी के लिए एक दरबार में रेजिडेंट की स्थापना किया जाता है और उस रेजिडेंट के पद पर अंग्रेजी व्यक्ति बैठते हैं। यानी दरबार में अंग्रेजी रेजिडेंट इस काम को करने के लिए दरबार में अंग्रेजी रेजिडेंट की स्थापना हो गई और कहा गया कि यह रेजिडेंट जो होंगे वही विदेश नीति को देखेंगे और उसके अलावा आपके आंतरिक मामला में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, क्योंकि रेजिडेंट जब दरबार में बैठाया जाता है तो राजा को डर होने लगता है कि हमारे जो आंतरिक मामला है उसमें हस्तक्षेप करने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो उसी समय सहायक संधि में ही कहा जाता है कि सहायक संधि के अंतर्गत ही कहा जाता है कि आपके आंतरिक मामला जो है कर रहे थे पहले वो आप करते रहिएगा, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। विदेश नीति केवल हम लोग उसको देखेंगे। और दूसरा, कोई अन्य यूरोपीय जो कंपनी आई है व्यापार करने के लिए
उसके यहाँ से कोई मान के चलिए मिशन आता है या कोई दरबार में व्यक्ति आता है अन्य यूरोपीय का, तो उसकी नियुक्ति आप अपने इच्छा से नहीं कर सकते हैं, हम करेंगे। यानी कि बिना इजाजत की उसकी नियुक्ति नहीं होती थी, और ये कभी अन्य यूरोपीय कंपनी के द्वारा आए गए व्यक्ति को दरबार में बैठने क्यों देंगे, क्योंकि वो हस्तक्षेप करने का डर रहेगा। तो अन्य यूरोपीय का दरबार में नियुक्ति का आदेश नहीं होगा। यानी अन्य कोई यूरोपीय कंपनी के व्यक्ति दरबार में नियुक्त करना है तो किससे परमिशन लेना होगा? रेजिडेंट से लेना होगा, और रेजिडेंट कभी भी परमिशन अन्य लोगों को तो दे नहीं सकते हैं। दूसरी नंबर, आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यह कहा गया था, लेकिन परिणाम के रूप में देखिएगा तो हर एक मामला में, आंतरिक हर एक मामला में हस्तक्षेप किया जाता है। अंग्रेजी कंपनी जो है अपने अधीनस्थ कर लेती है सभी राजे रजवाड़े के क्षेत्र को, आंतरिक मामला में हस्तक्षेप कर करके उसके हर एक मामला में दखल अंदाजी करके युद्ध करना है। तो युद्ध उस समय बहुत कम किया गया है। देखिएगा तो सहायक संधि के बाद जिसके साथ सहायक संधि हो जाता था तो ये लोग पैसा को बचाता है, क्योंकि युद्ध में पैसा खर्चा हो रहा था। कम से कम युद्ध किया गया है, उसमें पैसा को बचाता है, उसके बाद और सेना के नाम पर अधिक आर्थिक दोहन करता है, यानी आर्थिक लाभ भी होता है। तो ये सब तो प्रावधान में था, हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी को लाभ क्या क्या हुई। फिर एक बार प्रावधान देख लीजिए, राज्य की सुरक्षा अंग्रेजी सेना के गठन करके किया जाता है, और देसी राजाओं की जो सेना थी उसे भंग कर दिया जाता है। उसमें जो अच्छे लोग रहते हैं उसको रख लिया जाता है, और बाकी लोगों को बेरोजगार छोड़ दिया जाता है। अब जो लोग बेरोजगार हुए वो कहाँ जाएंगे? हाँ, पिंडारियों के दल में जाकर शामिल हो जाते हैं, और कुछ लोग लूट डकैती को अंजाम देते हैं। पेट नहीं भरेगा तो क्या करेंगे, आप समझिए रहे हैं। अरे सेना के गठन जब हुआ था देसी राजाओं का, तो उसमें तो जॉब मिला हुआ था, तो उनकी पेट चल रहा था। यहाँ पर भंग हो गया तो उन लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, अराजकता बढ़ गया, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती ये सबको अंजाम देने लगते हैं। लेकिन अंग्रेजी सेना का मजबूत गठन, सेना का खर्च कौन देगा? तो राजा देगा। तो आप अच्छा से अच्छा सेना का गठन करिएगा, मजबूत से मजबूत, विशाल से विशाल जो है सेना का गठन करिएगा। तो वही काम यहाँ अंग्रेज करते हैं। जैसे आप करिएगा, हमारा शादी में कह देंगे कि खाना वाला मैनेजमेंट जो है क्या क्या बनेगा आइटम्स, आप उसको देखिए, तो आप 56 प्रकार के भोग लगवा दीजिएगा। जेब से तो पैसा आपको नहीं देना है, तो कहा जाता है जितना है बजट मन कर रहा है दक घुमा दे रहे हैं। इहो सर बनवा दीजिए ना, बड़ा चटक लगेगा। इहो सर बनवा दीजिए ना, बहुते मजा आ जाएगा। तो बजट तो आपको नहीं देना है, वही काम है यहाँ पर अंग्रेज करते हैं। बजट जो है देसी राजाओं को देना था, इसलिए मजबूत से मजबूत, बड़ियार से बड़ियार सेना का गठन यहाँ पर कर देते हैं। अब वह सेना किसके अधीन हो जाता है? तो रेजिडेंट के इशारे पर काम करेगा। हेलो, राजा के इशारे पर नहीं, रेजिडेंट के इशारे पर सेना काम करेगी। कहेगी सावधान तो सावधान हो जाएगा, विश्राम, उठो, चलो, दौड़ो, सब काम किसके हिसाब से होगा? युद्ध करना है, नहीं करना है, सब काम रेजिडेंट के हिसाब से होगा। यानी कि सेना किसकी कहे जाएगी? अंग्रेजी कंपनी की कहे जाएगी। अब वेतन कौन दे रहा है, भुगतान कौन कर रहा है वेतन का, सेना का खर्च कौन उठा रहा है? तो देसी रियासत। इसीलिए सहायक संधि जो है काफी कारगर सिद्ध होता है अंग्रेजों के विस्तारवादी नीति में, क्योंकि एक मजबूत सेना का गठन हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं विदेश नीति में। तो आप लोग देखिए लिए, आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करना है। यूरोपीय लोगों को यदि दरबार में रखना है तो उसका परमिशन अंग्रेजी रेजिडेंट से लेंगे, और ये कभी देंगे नहीं।
आइए हम लोग देखते हैं कंपनी को क्या क्या लाभ होता है। तो यहीं पर आप लाभ देखिए लिए आधा, बिना खर्च का एक बड़ी सेना का गठन, विशाल सेना का गठन हो जाता है। विदेश नीति जो रहता है वो मददगार साबित होता है। विदेश नीति जब अंग्रेज के हाथ में आ जाता है तो वह कम से कम युद्ध करना चाहता है और अधिक से अधिक अपना राज्य का विस्तार करता है, अपनी सेना को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करके और बरियारी क्षेत्र को अपने में मिलाता है। और भय से, आधे से अधिकांश लोग तो भय से सहायक संधि कर लिए थे जी। फ्रांसीसियों का भय जो था पहले से कि नेपोलियन बोनापार्ट आएगा और यहाँ से भी कॉलोनी को सफाया कर जाएगा, वो भय समाप्त हो जाता है। राज्य में हस्तक्षेप बढ़ जाता है। जो राज्य में सहायक संधि के अंतर्गत आता था, अंग्रेजी रेजिडेंट के माध्यम से हस्तक्षेप बरियार होता है और राज्य अधीन में हो जाता है, अंग्रेजी कंपनी के अधीन में वहां का राज हो जाता है। क्योंकि छोटे बड़े सभी मामलों में रेजिडेंट जो है हस्तक्षेप करता ही करता है, क्योंकि सेना उसके पास, विदेश नीति उसके पास। तो आप जो है आगे देखिएगा कि राज्यों का नुकसान क्या क्या हुआ। तो हम राज्यों में हस्तक्षेप क्या हो गया था, अंग्रेजी रेजिडेंट का यानी कंपनी का बढ़ गया था। आर्थिक लाभ देखिए लिए, सेना के नाम पर ई खर्चा ऊ खर्चा, बहुत तरह के तमाम खर्चा का बजट बना करके, और खर्चा कुछ नहीं करता है, जो है पूरा अपना पकटियाए नमह करता है, पॉकेट में सब डालता है। आर्थिक लाभ भी होता है, राजनीतिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है, क्योंकि किसी के साथ युद्ध करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है, पैसा बचाना है, देखा जाए कि वो हमारे साथ सहायक नहीं संधि नहीं कर रहा है, तमाम सैनिकों को लेकर के, सेनाओं को लेकर के उस पर आक्रमण बोल देना है, बरियारी भय से ही, जैसे भी हो कूटनीति तरीके से क्या होता है, राजनीतिक स्थिति मजबूत हो जाती है। राजा के यहाँ भी हो रही है और बगल में यानी जो विदेश कहा जाए उस समय के, अंग्रेजी राजा के बगल में जो राजा का क्षेत्र देसी रियासत था उस समय वही विदेश बोला जाता था। विदेश मतलब आप दूसरा मत समझिएगा, यहाँ पर अवध है और यहाँ पर निजाम है, तो अवध के लिए निजाम और निजाम के लिए अवध, एक दूसरे का विदेश समझा जाएगा। तो राजनीतिक स्थिति भी क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है अंग्रेजों का, कंपनी का। यहाँ निजाम के यहाँ भी बैठल है अंग्रेजी कंपनी और अवध में भी सहायक संधि करके बैठल है। तो दोनों के मामलों में जब यह बैठल है तो इसकी राजनीतिक पकड़ मजबूत न हो गई। उसके बाद विशाल साम्राज्य का भी गठन हो जाता है। पिछला आप देखे होइएगा, भारत के नक्शा बना करके हम तमाम दिखाए हैं कि अवध हो या मान के चलिए मराठा के क्षेत्र में सभी से, सिंधिया से भी, होलकर से भी, आपको यहाँ पेशवा से भी, यहाँ मैसूर से भी, सारे हम आपको फिगर के माध्यम से बताएं कि विशाल साम्राज्य का गठन हो जाता है सहायक संधि के अंतर्गत। राज्यों का नुकसान क्या होता था, वो जो सहायक संधि के अंतर्गत आते थे राज्य, उसको कई नुकसान होता था। सबसे पहले कि राजा जो था निष्क्रिय हो जाता था, राजा का कोई काम ही नहीं, लड़ाई करने का जो टेंशन है रेजिडेंट को दे दिया गया है, सेना रेजिडेंट के हाथ में दे दिया गया है, विदेश नीति रेजिडेंट के हाथ में दे दिया गया है, जो आंतरिक मामला है उसमें भी वही हस्तक्षेप कर रहा है। अगर राजा कुछ करना भी चाहते हैं तो वो कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं है। कुछ माने लोगों को कृषि कार्य में लोन देना चाहते हैं, उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो वो लोग हस्तक्षेप करके और नहीं करने देता है। तो यहाँ पर राजा जो थे पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके थे, करना चाहते भी हैं तो नहीं कर पाते हैं, और भोग विलास में बहुत सारा समय देने लगते हैं, आराम है, कोई टेंशन नहीं है युद्ध का, तो क्या होगा। तो राजा निष्क्रिय हो जाते हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मान सम्मान में गिरावट होती है। हाँ, जब काम मान के चलिए राजा करना चाहते हैं और अपने जनताओं का समस्याओं का हल का निदान नहीं कर पाते हैं तो जिससे उनकी मान सम्मान भी गिर जाती है। देखा जाता है कि कृषि, वाणिज्य और व्यापार ये सब का पतन हो जाता है, क्योंकि आर्थिक दोहन काफी करने लगते हैं। ये टैक्स जो लगाते हैं, जो क्षेत्र मिला हुआ था उसमें काफी, और कुछ उसको बढ़ावा के लिए देवे नहीं करते हैं, कृषि कार्य भी समाप्त हो जाता है। और जो कच्चा माल कृषि से निकलता है उसी से व्यापार होता है, वाणिज्य होता है। तो जब कच्चा माल ही नहीं निकलेगा तो व्यापार कहाँ से चलेगा। जब जूट का खेती ही नहीं होगा, रेशम की खेती ही नहीं होगी, तो उससे संबंधित व्यापार कहाँ से फलेगा फूलेगा। तो कृषि का, वाणिज्य का पतन हो जाता है। राज्य अंततः देखा जाए तो राज्य अंग्रेजी सत्ता के अधीनस्थ हो जाते हैं। राज्य क्या हो जाते हैं, जो राज्य सहायक संधि किया था
अंग्रेजी रेजिडेंट इतना मजबूती से वहां पकड़ बना लेता है दरबार में कि वह राज्य क्या हो गया, अंग्रेजों के अधीनस्थ हो जाता है। तो ये नुकसान हुआ था, ये कंपनी को लाभ हुआ था। और इसी के द्वारा देखा जाए कि साम्राज्यवाद विस्तार नीति में सहायक संधि एक अहम भूमिका निभाता है, जो वेलेस्ली के द्वारा काफी मात्रा में व्यापक रूप से भारत के कई राज्यों के साथ किया गया था। इसके बाद जो देखिएगा डलहौजी आएगा तो वो गोद निषेध प्रथा लागू करता है। गोद निषेध प्रथा, उसके तहत भी राज्य को बहुत सारे हड़प लेता है। तो आइए नेक्स्ट क्लास में हम लोग राज्य हड़प नीति देखेंगे। और आज का सेवा यहीं समाप्त होता है। मेरा क्लास यदि थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर करिए। आपके पास दोस्त मित्र बहुत सारे हैं, पढ़ने लिखने वाला मित्र, उन तक कीजिए। या आपके पास कोई ग्रुप है व्हाट्सएप टेलीग्राम, तो उसमें मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुते मेहनत से हम पढ़ाते हैं। और जो भी छोटी मोटी मेरे पास ज्ञान है उसको मैं आप तक साझा करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे अभी तक आप बहुत सारे प्यार दिए हैं, तो आगे भी इसी तरह से देते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।